अच्छा, ये पूछना है तुमसे सुमित्रा मैंने कि नहीं सुमित्रा मत बोलो मुझसे। हाँ, अभी शिवा ही हो तुम? हाँ अच्छा। क्यों, क्या होकर के इस दुनिया में जो पैदा हो जाता है हाँ। वो क्या बार बार बदल जाता है बहन जी? अच्छा, नहीं पहले बदल चुकी हो ना तुम, इसलिए नहीं पूछ तो रही मैं एक बार जब बदल चुकी हूँ, जब मैं एक बार शिवा हो चुकी हूँ तो क्या बार बार हूँ। सुमित्रा अच्छा, बन तो सकती तुम हूँ? अभी शिवा ही हो? हाँ, और क्या सुमित्रा बन जाऊंगी? 19 जुलाई 1985 उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव शरीफपुरा, और यहीं पर रहती थी सुमित्रा, जो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। लेकिन अचानक सुमित्रा की सांसें गहरी और लंबी होने लगीं। वो देखते ही देखते जमीन पर गिर जाती है। पास ही खड़ी एक दूसरी औरत तुरंत सुमित्रा के पास आती है। वो उसे आवाज लगाती है, हिलाती है, उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सुमित्रा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसके सास ससुर और आसपास के गांव वाले काफी घबरा जाते हैं और वो तुरंत एक डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर सुमित्रा की नब्ज देखकर कहता है कि सुमित्रा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर पूरे गाँव में आग की तरह फैल जाती है। अचानक हुई इस मौत ने सबको शॉक में डाल दिया था, लेकिन फिर भी सभी गांव वाले और सुमित्रा के परिवार वाले मिलकर उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर देते हैं। हिंदू रिचुअल के अनुसार गांव की कुछ औरतें सुमित्रा का श्रृंगार करने के लिए उसे घर के अंदर ले जाती हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी अचानक अंदर कमरे में से एक औरत के चीखने की आवाज आती है, और उसके बाद दूसरी ओर देखते ही देखते करीब 19 औरतें डरी सहमी कांपती हुई बाहर की तरफ भागती हैं। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और उनकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। वो औरतें कुछ कह ही नहीं पा रही थी, और तभी अचानक से घर के अंदर से कट 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 की एक डरावनी सी आवाज आने लगती है। सभी लोग डरे हुए थे, क्योंकि उस घर में अब सुमित्रा की लाश के अलावा कोई भी नहीं था। पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है और कोई भी इंसान उस कमरे के अंदर जाने की अब हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ लोग तो इतने ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने अपने घर के अंदर जाकर दरवाजे बंद कर लिए थे। माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना हो चुका था, लेकिन तभी कुछ लोग हिम्मत करते हैं और उस कमरे के दरवाजे तक जाते हैं, और उसके बाद जब वो अंदर देखते हैं तो वो नजारा देखने को मिलता है जिसने उन सब की रूह कपा दी थी। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, इसकी वजह से विदेश के साइंटिस्ट को खुद इस छोटे से गांव शरीफपुरा आना पड़ा। अब सवाल ये है कि शरीफपुरा में गांव के लोगों ने उस कमरे के अंदर ऐसा भी क्या देख लिया जिसने उनको इतना ज्यादा डरा दिया, और इस छोटे से लोकल गांव में हुए इस इंसिडेंट में क्यों आखिर दुनिया भर के टॉप साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट्स को इन्वॉल्व होना पड़ा, और सबसे ज्यादा जरूरी सवाल कि आखिर उस घर से आने वाली ये कट 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 की आवाज क्या थी। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी वार्निंग के कमजोर दिल वाले इस वीडियो को अब आगे ना देखें, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था ना, तो इस घटना ने मेरी तक रूह कपा दी थी। जुलाई 1985 का समय, उत्तर प्रदेश का गांव शरीफपुरा जो इटावा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम था सुमित्रा। ये अपने सास ससुर के साथ घर में रहती थी। उसका हस्बैंड बाहर काम करता था। सुमित्रा का एक छोटा सा बच्चा था जिसे वो बहुत प्यार करती थी और कभी अपने से दूर नहीं होने देती थी। एक दिन जब सुमित्रा कुएं पर पानी लेने गई तो वो अचानक एक जगह रुक गई। उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ मुड़ने लगे और उसकी आंखें अंदर जाने लगीं। पास ही खड़ी एक औरत ने उसको हिलाया, उसको होश में लाने की कोशिश करी, लेकिन सुमित्रा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो तो जम गई थी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब उसे होश आया तो वो सबसे पूछ रही थी कि आखिर मुझे हुआ क्या था। किसी ने उससे कुछ कहा नहीं, लेकिन वो समझ गई थी कि कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। एक दिन शाम का समय था, वो अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। उसके सास ससुर खाना खा रहे थे, माहौल एकदम शांत था। तभी अचानक सुमित्रा बच्चों के साथ खेलते खेलते अचानक से खामोश हो गई। उसके हाथ पैर अपनी आप ही अकड़ने लगे, पीछे की तरफ मुड़ने लगे और उसकी आंखें भी अजीब तरह से घूमने लगी। उसके सास ससुर बहुत ज्यादा घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपना खाना छोड़ा और बच्चों को सुमित्रा से दूर किया। सुमित्रा इस हालत में अब जमी हुई नहीं थी, वो कुछ बड़बड़ा रही थी। थोड़ी देर बाद उसको जब होश आया तो उसने अपने सास ससुर से पूछा कि क्या मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई है, आखिर मुझे हुआ क्या था। लेकिन वो लोग उसे कुछ बताने की स्थिति में ही नहीं थे। आखिर वो उसे क्या बताते। उन्होंने सोचा सुमित्रा घबरा जाएगी, इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया। इस घटना के बाद उन्होंने अपने बेटे यानी सुमित्रा के हस्बैंड को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने उसको
को तुरंत घर वापस बुलाया, ये कहकर कि सुमित्रा की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। ये सुनकर उसका हस्बैंड घर लौट आया, लेकिन जब उसको इस पूरी घटना के बारे में ये पूरी कहानी पता चली कि सुमित्रा कैसा बिहेव करती है, उसके साथ क्या क्या होता है, तो उसे भी ये डर लगने लग गया कि कहीं सुमित्रा अपनी इस बीमारी के चलते, अपने इस अजीब बर्ताव के चलते अपने बच्चों को कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। सुमित्रा भी समझ गई थी कि उसे कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है और इसके चलते उसने अपने खुद के बच्चों से और अपने घर वालों से धीरे धीरे दूरियां बनाना शुरू कर दिया था। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी थी उसके बारे में। कोई कहता था कि इसके ऊपर भूत का साया है, तो कोई कहता था कि इसे कोई मेंटल इलनेस है, लेकिन कोई भी ये बात नहीं जानता था कि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। एक दिन फिर सुमित्रा बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करने लगी। उसकी आंखें घूमने लगी, उसके हाथ पैर अजीब तरह से मुड़ने लगे, उसका शरीर उसके कंट्रोल में ही नहीं था। लेकिन इस बार चूंकि घर पर उसका पति था, तो उसने घबराकर भागने के बजाय उसके मतलब सुमित्रा के द्वारा बड़बड़ाए गए शब्दों पर ध्यान दिया। उसे सुनकर समझने की कोशिश की कि आखिर ये बोल क्या रही है। और जब उसको समझ में आया ना कि सुमित्रा बोल क्या रही है, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि सुमित्रा बड़बड़ाकर अपनी ही मौत की भविष्यवाणी कर रही थी। वो बार बार एक तारीख दोहरा रही थी और कह रही थी कि इस तारीख को उसकी मौत हो जाएगी, और इस तारीख में सिर्फ 3 दिन बचे थे। घरवाले ये सुनकर काफी ज्यादा घबरा गए। वो ये सोचने लगे कि कहीं सुमित्रा के द्वारा कही गई बात सच ना साबित हो जाए। उन्होंने इन 3 दिनों में इस बात का लेकिन पूरा ख्याल रखा कि सुमित्रा को किसी भी तरह की चोट ना लगे या फिर वो किसी भी तरीके से खुद को गलती से नुकसान ना पहुंचा ले। फिर आया वो दिन 19 जुलाई 1985 का, जिसकी भविष्यवाणी सुमित्रा ने खुद की थी। पूरा दिन गुजर गया, सब कुछ ठीक चल रहा था। शाम हो गई, सभी को लगा, घर वालों को, गांव वालों को, कि शायद मुसीबत टल चुकी है या फिर कहें तो सुमित्रा की भविष्यवाणी गलत साबित हो गई है। एक अजीब सा सन्नाटा था गांव की गलियों में। लोग अपने घरों की खिड़कियों से झांक रहे थे। किसी अनिष्ट की आशंका उन्हें अभी भी थी। तभी अचानक दरवाजे के पास खड़ी सुमित्रा की सांसें फूलने लगीं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। घर वाले जब डॉक्टर को लेकर आते हैं तब उनको पता चलता है कि सुमित्रा अब नहीं रही। उसकी कही गई बात सच थी। अब आते हैं हम उस मोमेंट पर जहां गांव वालों ने कमरे के अंदर झांका था और देखा कि सुमित्रा के लाश वाले कमरे के अंदर से बिना किसी जीवित इंसान के कट 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 की आवाज कैसे आ रही है। उन्होंने जब खिड़की से झांका तो देखा जिस कमरे में सुमित्रा की डेड बॉडी रखी हुई थी ना, वो सुमित्रा जिंदा थी। वो अपने कमरे में बैठी हुई थी, आंखें उसकी गोल गोल घूम रही थी बहुत अजीब और डरावनी तरह से, और ये कट कट की आवाज उसके मुंह से आ रही थी। वो अपने दांतों से ऐसे अजीब सी कट 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 की आवाजें निकाल रही थी। लेकिन आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? जो औरत मर गई थी वो जिंदा कैसे हुई, और ये अजीब सा बिहेवियर आखिर क्यों? अब गांव वालों का विश्वास पक्का हो चुका था कि सुमित्रा के शरीर पर जरूर किसी रूह का या भूत का साया है और वही उसके शरीर को अब कंट्रोल कर रहा है। सुमित्रा धीरे धीरे और ज्यादा होश में आई, लेकिन अब उसका बिहेवियर बदल चुका था। वो कोई और ही बन गई थी। उसने अपने घर वालों को पहचानने से इनकार कर दिया था। उसने अपने पति को नहीं पहचाना, सास ससुर को नहीं पहचाना, और उन बच्चों को जिन्हें वो हमेशा अपने सीने से लगा कर रखती थी वो उन्हें भी पहचानने से इनकार कर रही थी। उसके चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल चुके थे, और सबसे बड़ी बात, सुमित्रा अब अपने आप को सुमित्रा भी नहीं मान रही थी। उसके हिसाब से वो कोई और ही थी, और उस समय के सोशल डिस्क्रिमिनेशन के दौर में वो खुद को ऊंची जात की होने का दावा कर रही थी। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। किसी ने इसे स्पिरिट पोजीशन कहा तो किसी ने इसे कहा एक कर्स। सुमित्रा के परिवार के लिए ये केवल डर का मामला नहीं था, ये एक बहुत बड़ा इमोशनल ट्रॉमा था। जो औरत घर चलाती थी, सबको जानती थी, बच्चों को सीने से लाकर रखती थी, वो अब उन्हें अजनबी की तरह देख रही थी। गांव में एक ही सवाल गूंज रहा था कि ये सब हो क्या रहा है? क्या सच में सुमित्रा के शरीर पर किसी स्पिरिट ने कब्जा कर लिया है? और अगर ऐसा है भी तो आखिर ये आत्मा, ये स्पिरिट है किसकी? समय बीतता गया। जब भी उसके घर वाले सुमित्रा से कुछ बात करने की कोशिश करते या उससे कुछ पूछते तो बस वो एक ही बात दोहराती कि उसका घर कहीं और है और उसके असली परिवार वाले उसका आज भी इंतजार कर रहे हैं। और ये सुन सुनकर सभी लोग चकरा रहे थे। कुछ ही समय में ये खबर आग की तरह आसपास के सभी गांवों में फैल गई, और इसी वजह से थोड़े दिनों बाद सामने आया एक नाम, जहां से इस कहानी की असली जड़ निकली। सुमित्रा के अंदर से जिस आत्मा का बार बार जिक्र हो रहा था ना, उस आत्मा का नाम था शिव त्रिपाठी, जिसकी कुछ समय पहले ही सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से मौत हुई थी। तो क्या वाकई में शिव त्रिपाठी ने सुमित्रा के शरीर पर कब्जा किया था? और आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसका कोई काम अधूरा रह गया था?
मई 1985 इटावा जिले का एक कस्बा दिबियापुर। गर्मी की एक चिलचिलाती सुबह थी। रेलवे ट्रैक के पास मजदूर काम करने निकले ही थे कि अचानक उनकी नजर एक बॉडी पर पड़ी। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वो समझ गए कि ये एक औरत की लाश है। उसकी एज थी लगभग 22-23 साल और उसके सिर पर चोट के निशान साफ देखे जा सकते थे। थोड़ी देर बाद उसकी पहचान कर ली गई। वो थी शिवा त्रिपाठी या कहें शिव त्रिपाठी। ये एक एजुकेटेड वुमेन थी जिसके 2 छोटे बच्चे थे। ये एक ब्राह्मण परिवार में पली बड़ी थी और उसके परिवार ने उसकी शादी छेदीलाल द्विवेदी नाम के एक युवक से की थी। छेदीलाल द्विवेदी का परिवार बाहर से तो बड़ा ही सज्जन और रिस्पेक्टफुल लगता था, लेकिन अंदर की कहानी तो कुछ और ही थी। दहेज की मांग ने और रोज रोज के टॉर्चर ने शिवा की जिंदगी को नरक बना दिया था। उसने कई बार अपने पिता को चिट्ठी लिखकर इन सब के बारे में बताया भी, लेकिन उसके बाद भी उसके पिता ने कोई एक्शन नहीं लिया। आखिर वो कर भी क्या सकते थे। ससुराल की प्रताड़ना यूं ही चल रही थी कि अचानक 18 मई 1985 की शाम को उसने अपने मामा को फोन किया। उसने अपने मामा को फोन करके बताया कि उसे बुरी तरह पीटा जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है। उसके मामा उसकी मदद तो करना चाहते थे, लेकिन वो दूर होने की वजह से तुरंत उसकी मदद करने उसके ससुराल नहीं पहुंच पाए और अगले दिन शिवा का शव रेलवे ट्रैक पर पाया गया। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन ऑन द स्पॉट कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला। ना खून के धब्बे, ना संघर्ष के निशान, सिर्फ वो अजीब सी रहस्यमय चोट। सबसे अजीब बात तो ये थी कि जब उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाना था ताकि उसकी मौत की असली वजह पता चल पाए, तब उसके ससुराल वालों ने ऐसा करने नहीं दिया। उन्होंने जल्दी जल्दी में मिट्टी के तेल में भिगोकर लाई गई लकड़ियों से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जब तक शिवा के पिता वहां पहुंच पाते ना, उसके शरीर को इन लोगों ने अंतिम संस्कार करके राख में तब्दील कर दिया था। ये देखकर शिवा त्रिपाठी के पिता राम सिंह त्रिपाठी को इस बात का यकीन हो गया था कि हो ना हो शिवा के ससुराल वालों ने उनकी बेटी की हत्या की है, वो भी दहेज के लालच में। उन्होंने पुलिस में ससुराल वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई, लेकिन बिना बॉडी और बिना किसी ठोस सबूत के ये मामला ठंडा पड़ गया। लोकल न्यूज़पेपर में ये न्यूज छपी। कुछ ने इसे बताया, कुछ ने कहा कि ये सचमुच एक मर्डर है। जस्टिस सिस्टम लाचार था, सबूतों के अभाव में क्रिमिनल्स खुले घूम रहे थे और इस तरह शिवा की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। लेकिन इससे भी ज्यादा रहस्यमय घटना आगे हुई। शिवा लौट कर आई दूसरे शरीर में, दूसरी जिंदगी के साथ, और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे ज्यादा अनबिलीवेबल हिस्सा। जब यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के सबसे मशहूर रिसर्चर डॉक्टर इयान स्टीवेंस खुद इस मिस्ट्री को सुलझाने भारत के इस छोटे से गांव में आए और वहां पर उन्होंने जो देखा वो साइंस की समझ से भी परे था। अक्टूबर 1985 इटावा के शरीफपुरा की ये मिस्टीरियस इवेंट की घटना न्यूज़पेपर के जरिए अमेरिका तक पहुंच गई थी। ये घटना केवल लोकल डिस्कशन नहीं रह गई थी, इसने इंटरनेशनल रिसर्चर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। सबसे पहले अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के डॉक्टर इयान स्टीवेंसन और उनकी टीम इंडिया आई, और साथ ही आई मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सतवंत परसीचा और डॉक्टर परमेश्वर दयाल। इन एक्सपर्ट्स का उद्देश्य ये जांचना था कि किसी वुमन की आइडेंटिफिकेशन क्या सच में बदल सकती है, और अगर हाँ तो साइंस की भाषा में इसे किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। इन रिसर्चर्स ने सबसे पहले शरीफपुरा जाकर सुमित्रा से मुलाकात की, और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने सुमित्रा को उसकी कई पुरानी तस्वीरें भी दिखाई, और साथ ही इन तस्वीरों में थी कुछ उसके पुनर्जन्म की तस्वीरें, मतलब शिवा त्रिपाठी की तस्वीरें, उसके फैमिली के मेंबर्स, उनके रिश्तेदार की फोटोज। सुमित्रा ने अपने किसी रिश्तेदार को नहीं पहचाना, लेकिन उसने शिवा त्रिपाठी के सभी रिश्तेदारों को, मतलब 12 से 15 मेंबर्स को जो उस फोटो में मौजूद थे उनको पहचान लिया। ये वो लोग थे जिनसे सुमित्रा कभी जिंदगी में नहीं मिली थी। शिवा के बारे में खबर तो न्यूज़पेपर में छपी थी, लेकिन उसके रिश्तेदारों के नाम किसी न्यूज़पेपर में नहीं छपे थे, और ना ही शरीफपुरा में जहां पर सुमित्रा रहती थी उन लोगों को इस घटना के बारे में, मतलब शिवा त्रिपाठी की घटना के बारे में कुछ भी पता था। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने सुमित्रा को ले जाकर शिवा का एंसेस्ट्रल घर और उसका गाँव दिखाने का फैसला किया। वहां पहुंचते ही सुमित्रा का बिहेवियर बहुत ज्यादा बदल गया। उसकी बचपन की यादें ताजा हो गई, उसे एक एक घटना याद थी, उसने हर गली को पहचान लिया। ये वो जगह थी जहां सुमित्रा कभी जिंदगी में नहीं आई थी। उसने अपना घर पहचाना, वो घर के अंदर भाग कर गई किचन में, अपनी माँ का हाथ पकड़कर सुमित्रा मतलब शिवा रोने लगी। उसकी माँ भी बड़ी स्टंट थी, हैरान थी। हालांकि दिखने में सुमित्रा शिवा जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उसकी माँ समझ पा रही थी कि इस शरीर के अंदर मेरी बेटी ही है, क्योंकि वो इमोशंस और वो एक्सप्रेशंस सेम शिवा की तरह थे। वो बात भी शिवा की तरह करने लगी थी। डॉक्टर दयाल ने इस केस को गहराई से समझने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशंस भी किए। उन्होंने सुमित्रा के ऊपर कई टेस्ट किए और पाया कि उसकी सोच और उसके मेंटल पैटर्न एक एजुकेटेड ब्राह्मण वुमेन जैसे हैं, और सुमित्रा कभी भी स्कूल नहीं गई थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। एंड शॉकिंगली ये जो इंसिडेंट हुआ था
मौत के बाद जागने का इंसिडेंट, इसके बाद सुमित्रा पढ़ना लिखना अपने आप जान गई थी। इसके बाद हुआ हैंड राइटिंग टेस्ट। सुमित्रा जब सुमित्रा थी तब उसने अपने पति को तो खैर कभी चिट्ठी नहीं लिखी, लेकिन कुछ भी टूटा फूटा उसने जब कुछ भी लिखा होगा अपने घर में वो राइटिंग, और अब की सुमित्रा की हैंड राइटिंग कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। और अब जो सुमित्रा लिखती थी वो हैंड राइटिंग एग्जैक्टली शिवा की हैंड राइटिंग से मैच करती थी। इन शॉर्ट, इस इंसिडेंट के बाद ये बॉडी भले ही सुमित्रा की थी, लेकिन इसके अंदर रह रही थी कई महीने पहले मर चुकी शिवा त्रिपाठी। इतने प्रूफ्स होने के बाद भी फॉरेन साइंटिस्ट ने जब इस बात पर, इस घटना पर, रीइंकार्नेशन की इस घटना पर विश्वास नहीं किया, ना ही उन्हें आत्मा जैसी किसी चीज के एग्जिस्टेंस पर यकीन हो रहा था, तो उन्होंने सुमित्रा के इस अजीब बिहेवियर को एक साइंटिफिक नाम दे दिया। ये नाम था आइडेंटिटी ट्रांसफर। ये एक ऐसी घटना बताई गई जहां एक इंसान की पूरी आइडेंटिटी, उसकी आदतें, उसकी भाषा, बिहेवियर किसी और के अंदर समा जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की टीम ने 50 से ज्यादा विटनेसेस के इंटरव्यूज लिए। सभी ने एक ही बात कही कि सुमित्रा शिवा को जानती तक नहीं थी, और लेकिन अब वो पता नहीं कैसे शिवा की तरह जी रही है। डॉक्टर्स ने सुमित्रा की इस कंडीशन को एक नया नाम दे दिया। ये नाम था पोजेशन ट्रांस डिसऑर्डर। लेकिन वो भी अंदर ही अंदर ये जानते थे और इस बात को मानते भी थे कि इतनी एक्यूरेसी से किसी और इंसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी और इंसान के शरीर में नहीं आ सकती, खासकर किसी मेंटल इलनेस की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद इस केस को डिटेल में लिखकर 1989 में जर्नल ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में पब्लिश किया गया, जिसका टाइटल था अ केस ऑफ पोजेशन टाइप इन इंडिया विद एविडेंस ऑफ पैरानॉर्मल नॉलेज। देखो, साइंटिफिक वर्ल्ड भी इस घटना को लेकर दो हिस्सों में बट गया था। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे घोस्ट या कहें तो आत्मा के होने का सबूत माना और कहा कि ये एंट्री इनटू अनदर बॉडी है, एक आत्मा का दूसरे शरीर में प्रवेश। वहीं साइकोलॉजी की दुनिया ने इसे पोजेशन ट्रांसफर या आइडेंटिटी ट्रांसफर डिसऑर्डर का नाम दिया। लेकिन दोनों ही साइड्स के पास इस बात का कोई सॉलिड आंसर नहीं था कि आखिर कैसे सुमित्रा के शरीर के अंदर शिवा की इतनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन चली गई कि वो बिल्कुल उसी की तरह बिहेव करने लग गई। ये जो घटना है ना, इसका अंत बड़ा ही अजीब सा है। शिवा के मरने से पहले बच्चे थे रिंकू टिंकू, वो उनसे मिली, खूब रोई, लेकिन उन बच्चों ने अपनी माँ को नहीं पहचाना क्योंकि वो शरीर तो सुमित्रा का था। यहाँ पर जो असली सुमित्रा के बच्चे थे वो सुमित्रा को तो जानते थे, लेकिन सुमित्रा उन बच्चों से कोई लगाव नहीं रख रही थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया, सुमित्रा नॉर्मल होती गई। वो शिवा बनकर अपने घर लौटी, उसने घर वालों से बात की, बहुत सारी बातें शेयर करी और आखिरकार वो सुमित्रा के घर लौट कर आई। वो अंदर से सुमित्रा तो नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने सुमित्रा के बच्चों का भी पालन पोषण किया। वो 13 साल तक सुमित्रा बनकर रही। हालांकि अंदर से वो शिवा थी, वो अपने बच्चों के लिए, मतलब रिंकू टिंकू के लिए रोती थी, दुखी होती थी। और फिर फाइनली 13 साल तक इस तरह जीवन जीते हुए अपने रिंकू टिंकू बच्चों को उस जगह बड़े होते हुए देख के और सुमित्रा के बच्चों को बड़ा करते हुए 13 साल बाद सुमित्रा ने, या तो कहें शिवा ने, इस दुनिया को छोड़ दिया। ये केस आज भी पैरासाइकोलॉजी की दुनिया में बहुत ही अनसॉल्व मिस्ट्री माना जाता है। अभी तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर शिवा सुमित्रा के शरीर में वापस क्यों आई थी, उसका उद्देश्य क्या था, आखिर क्यों उसने अपने ससुराल वालों के बारे में कुछ भी ऐसी बात नहीं कही जिससे कि वो दोषी साबित हो पाए। हालांकि अलग अलग वेबसाइट्स पर, अलग अलग आर्टिकल्स में, बहुत सारी न्यूज में, बहुत इंफॉर्मेशन में चेंजेस हैं, बहुत अलग अलग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन ये घटना एक सवाल जरूर उठाती है कि क्या वाकई साइंस की सारी सीमाएं आत्मा के सामने बेबस हो जाती हैं, या फिर ये सारा खेल मानव मन की उन गहराइयों का है जिन्हें समझने में हमें अभी भी सदियां लगने वाली हैं।